नमस्ते दोस्तों, मैं गौरव त्रिपाठी एक बार पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ कि वीडियोस कुछ दिवस नहीं आए। मैंने इस विषय में एक छोटा सा वीडियो भी डाला था, लगभग 6-7 दिन वीडियोस आपको प्राप्त नहीं हुए और मैंने इस विषय में बताया भी था कि किस कारण से वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। चलिए, अब कंटिन्यू वीडियोस आपको मिलेंगे। जैसा कि आप में से जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि राज व्यवस्था की श्रृंखला मेरे द्वारा चलाई जा रही है और उस राज व्यवस्था की श्रृंखला में संविधान सभा से लेकर और राष्ट्रपति तक हम आ चुके हैं। और इस संविधान सभा से लेकर राष्ट्रपति के सफ़र में ऐसा कुछ भी नहीं है राज व्यवस्था में जो मेरे द्वारा छोड़ा गया हो। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं और बहुत ही थॉरोली देख सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको राष्ट्रपति के विषय में एक लेक्चर ले चुका हूँ, राष्ट्रपति के विषय में जितने भी प्रावधान वर्णित हैं संविधान में वो सारे मेरे द्वारा बताए जा चुके हैं। आज राष्ट्रपति की शक्तियों के विषय में मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति के विषय में हम दो प्रकार से अध्ययन करते हैं। एक तो राष्ट्रपति के विषय में जो भी प्रावधान वर्णित हैं, उसके चुनाव से संबंधित, उसके महाभियोग से संबंधित, उसकी शक्तियों से संबंधित, उसकी कार्यप्रणाली से संबंधित, वो सब हम पढ़ते हैं, जो कि मैंने पहले चैप्टर में आपको पहले लेक्चर में बताया है। काफ़ी कुछ मैंने बताया है आपको। और एक सेपरेट पोर्शन है राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित। हालांकि हम अनुच्छेद 53 में पढ़ते भी हैं। अनुच्छेद 52 के बाद, जैसे अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत सरकार की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी कार्यकारी अध्यक्ष होगा। तो एक तरीके से हम अनुच्छेद 53 में एक सतही रूप से पढ़ते भी हैं कि राष्ट्रपति कार्यकारी अध्यक्ष होता है, वो सिग्नेचरी अथॉरिटी होता है। लेकिन सिर्फ उतने भर से पढ़ लेने से काम नहीं चलना, हमको बहुत विस्तार से इसको पढ़ना है। इसलिए राष्ट्रपति की शक्तियों को एक सेपरेट चैप्टर के रूप में पढ़ना उचित रहता है। तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं कुछ दिनों के बाद, लेकिन एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक के साथ, राष्ट्रपति की शक्तियां। देखिए, कहने को तो राष्ट्रपति की बहुत सी शक्तियां हैं। सबसे पहले मैं आपका यह भ्रम दूर करना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के सिर्फ गिने चुने काम ही नहीं होते, जो आप में से कई लोग भ्रमवश दिमाग में रखे हुए हैं। राष्ट्रपति के बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारी शक्तियां होती हैं, बहुत सारी पावर्स होती हैं जो समय समय पर राष्ट्रपति प्रयोग करता है। तो उन सारी शक्तियों के विषय में आज आप पढ़ेंगे। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये गोल्डन टॉपिक है। मेंस में बहुत प्रश्न आते हैं यहाँ से। प्री की अगर बात करें तो एक एक लाइन से, यानी प्रत्येक शक्ति की एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन बनता है पीटी का। और वो लोग जो राष्ट्रपति के विषय में जानना चाहते हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा से उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के विषय में जानना चाहते हैं या संविधान के विषय में जानना चाहते हैं। मैंने आपने प्रारंभ में ही बताया था चैप्टर में कि संविधान एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको सिर्फ इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको तैयारी करनी है, परीक्षा देनी है। वैसे भी आपको संविधान के विषय में जानकारी होनी चाहिए। चलिए, राष्ट्रपति की शक्तियों पर आते हैं। प्रमुख रूप से राष्ट्रपति की शक्तियों को 7-8 भागों में बांटा गया है, जैसे वित्तीय शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। तो उनमें से जो मुख्य हैं, पढ़ाई मेरे तरफ से आपको सारी जाएंगी, लेकिन उनमें से जो मुख्य है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन हिट होते हैं, वो आपको मैं बहुत ज्यादा गोते लगा के समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि वहां से बिल्कुल क्वेश्चन गलत होने की कोई उम्मीद ना हो आपकी। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले कार्यकारी शक्ति। तो कार्यकारी शक्ति के बारे में मैंने अभी भी बताया आपको, इससे पहले लेक्चर में ही बताया था। अनुच्छेद 53 को अपने दिमाग में डाल लीजिए। क्या कहता है कि भारत शासन की समस्त कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति ही भारत शासन के लिए सिग्नेचरी अथॉरिटी होगा। बहुत सारे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों का नियुक्ति करेगा, बहुत सारे आयोगों का गठन करेगा। तो यहीं से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक चीज को आपको देखना है। आइए, मैंने इस तरीके से कॉलम्स बना दिए हैं कि आपको याद करने में बहुत ही सरलता हो। तो कुछ नियुक्तियां हम देखेंगे, कुछ गठन देखेंगे। इन नियुक्तियों को और गठन को देखने से पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि नियुक्तियों को आप इस तरह से पढ़ेंगे कि नियुक्तियां दो प्रकार की होती हैं। राष्ट्रपति के द्वारा कुछ लोगों की नियुक्तियां ऐसे की जाती हैं जो प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। अब प्रसाद पर्यंत का अर्थ क्या है? तो वो लोग जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उनको हटाने के प्रावधान संविधान में नहीं दिए गए हैं। यानी राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा और जब चाहेगा राष्ट्रपति ही
हटा देगा। इसको कहते हैं प्रसाद पर्यंत पद पर रहना, यानी प्रसाद के रूप में आपको ये पद दिया गया है। और कुछ ऐसी नियुक्तियां भी होती हैं जो राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, लेकिन वो प्रसाद पर्यंत नहीं होते। जैसे कैग की बात करिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगर हम महान्यायवादी की बात करें, अनुच्छेद 76 में वर्णित है भारत का महान्यायवादी, और अनुच्छेद 148 में वर्णित है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है, अगर महान्यायवादी की बात करें उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो एक प्रसाद पर्यंत पद है। और अगर हम कैग की बात करें, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो एक प्रसाद पर्यंत पद नहीं है। उस पर कैटेगरीज खुली हुई हैं कि 6 वर्ष तक सेवा करेगा या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करेगा। इसमें से जो भी एक चीज पहले आ जाएगी वो उसकी सेवा काल निर्धारित होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पहले आप सबको देखिए, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, ये जो ऊपर के 3 लिखे हुए हैं ध्यान से सुनिए, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये 3 पद जो हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन ये तीनों ही प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। इसके नीचे के जो लिखे हुए हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी हो सकता है, और वित्त आयोग का अध्यक्ष। वित्त आयोग 280 में वर्णित है, आप सब बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहां आपको ये याद रखना है कि इतने पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, कुछ और पदों की भी होती है, इसलिए यहां आदि भी लिखा हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से इतने पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यह आपको याद रखना है, स्मरण रखना है, नहीं भूलना है, क्योंकि इससे सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के पूछता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन में आएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो ये सारे वो पद हैं, वह संवैधानिक पद हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। ऐसे ही कुछ आयोग हैं जिनके गठन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किए जाते हैं, जैसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये कुछ ऐसे आयोग हैं जिनका गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनके अनुच्छेद भी याद रखें, जैसे अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 में वर्णित है, अनुसूचित जनजाति आयोग 338 का में वर्णित है, पिछड़ा वर्ग आयोग 340 में वर्णित है, और एक अंतर्राज्यीय परिषद है, ये अनुच्छेद 263 में वर्णित है। ये अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, 2 राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो जाता है, 2 राज्यों के बीच किसी भी विषय को लेके, जल को, स्थल को, थल को लेके, जमीन को लेके किसी प्रकार का कोई विवाद होता है किसी भी विषय में, तो उस विवाद के निपटारे के लिए, ये मोटा मोटा ऐसे कहें कि 2 राज्यों के बीच उत्पन्न हुए किसी भी विवाद की स्थिति को निपटाने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद याद रखें 263। देखिए यह आपका 338 का अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सिर्फ यहां नहीं पढ़ना है आपको, यहां सिर्फ ये पढ़ना है कि इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये एक एक सेपरेट टॉपिक के रूप में आप एक एक चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे एक चैप्टर में आप 338 पढ़ेंगे, अनुसूचित जाति आयोग, फिर अनुसूचित जनजाति आयोग पढ़ेंगे, फिर पिछड़ा वर्ग आयोग पढ़ेंगे, अंतर्राज्यीय परिषदें पढ़ेंगे। ये आगे जैसे जैसे आप सिलेबस में बढ़ेंगे ऐसे सेपरेट चैप्टर्स के रूप में सब पढ़ेंगे। यहाँ क्या पढ़ना है आपको कि किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, किनका गठन करता है। तो 3 चीजें आपने अभी पढ़ी कि सभी जितने भी कार्य हैं, शासन के जितने भी कार्य हैं, भारत शासन के सारे कार्यों का अध्यक्ष होता है, सिग्नेचरी अथॉरिटी होता है, उसके ही नाम से किए जाते हैं। किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति महोदय के नाम से। इन महानुभावों की नियुक्ति करता है, इन आयोगों का गठन करता है, और एक काम और करता है, कोई ऐसा क्षेत्र है जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की स्थिति में है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। क्यों घोषित कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए सरकार शासन तरफ से अलग से योजनाएं चलाई जाती हैं विकास की, जिनसे उन क्षेत्रों को भी अन्य क्षेत्रों के समान सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, उन क्षेत्रों का भी अन्य क्षेत्रों के समान विकास हो सके।
तो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति महोदय को होता है। ये 4 शक्तियां मुख्य रूप से राष्ट्रपति की होती है। कौन सी शक्तियां? कार्यकारी शक्तियां। बहुत ही विशेषता से याद रखें, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अगली शक्ति विधायी शक्ति की ओर। विधायी शक्तियां, अब पहले आप समझ लीजिए कि कार्यकारी शक्तियां और विधायी शक्तियों में अंतर क्या है। देखिए, मोटे तौर पे अगर आप समझें एक समझ विकसित करने के लिए, तो कार्यकारी शक्ति का मतलब है सिग्नेचरी अथॉरिटी। कार्यकारी शक्ति का मतलब है सिग्नेचरी अथॉरिटी, यानी उसके सिग्नेचर से नियुक्ति होंगी, या ऐसे कहें उसको किन व्यक्तियों के नियुक्ति का अधिकार है, किन आयोगों के गठन का अधिकार है, किन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। तो ये जो काम है गठन के, नियुक्ति के, ये कार्यकारी शक्ति में आएंगे। विधायी शक्ति में क्या तात्पर्य है? विधायी शक्ति से मतलब है संसद से संबंधित, यानी वह संसद का सत्र बढ़ा सकता है, सत्रावसान कर सकता है, स्थगित कर सकता है, संसद के संयुक्त सत्र को बुला सकता है। तो ये सारी शक्तियां जो है ये आपको विधायी शक्तियों में पढ़नी है। देखिए, संसद की बैठक बुला सकता है और स्थगित कर सकता है, ये पहला कार्य है उसका। दूसरा है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अब देखिए, आप जब संसद का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसे बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी मैं आपको प्रयास करूंगा कि लगभग सब कुछ बता दूं जो आप संसद के चैप्टर में पढ़ेंगे। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? सबसे पहले तो इस शब्द को गोला करिए, संयुक्त अधिवेशन। सबसे पहले इसे समझिए। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है कि कभी ऐसा होता है कि कुछ एक्ट, कुछ अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा में विवाद का विषय बन जाते हैं। यानी लोकसभा और राज्यसभा में किसी अधिनियम पे, किसी एक्ट पे, किसी कानून में विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है और वो बिल पारित नहीं होता, पास नहीं होता, असमंजस की स्थिति रहती है। तो उस असमंजस और विवाद की स्थिति को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति को यह अथॉरिटी है कि वो दोनों सदनों का, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अब इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। पहला कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। दूसरा, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है, या राष्ट्रपति कोई अथॉरिटी है, या किस अनुच्छेद में लिखा है? तो आप नोट कर लें, यहां पर भी आप संसद में भी पढ़ेंगे, यहां पर भी नोट कर लें। अनुच्छेद 108 में यह लिखा हुआ है, कहीं भी आप लिख लें। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? तो अनुच्छेद 118 में यह वर्णित है कि संसद के दोनों सदनों का जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, स्पीकर करेगा। तो यह भी ध्यान रखें कि दोनों सदनों को बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन में 108 के द्वारा, अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा 118 के द्वारा, 118 के आधार पर, अनुच्छेद 118 के आधार पर। आगे आप संसद में पढ़ेंगे, यहां पर चूंकि इसकी जिक्र छिड़ा है उसकी विधायी शक्ति के रूप में, तो मैंने मुनासिब समझा कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊं। तो संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। एक पॉइंट यहां पे और जोड़ देता हूं, आप चाहे नोट कर लें। अभी तक संसद के संयुक्त अधिवेशन को सिर्फ 3 बार बुलाया गया है, सिर्फ 3 बार। पहली बार 1961 में बुलाया गया, आप नोट करें, पहली बार 1961 में बुलाया गया दहेज निरोधक विधेयक में, जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। दूसरी बार 1978 में बुलाया गया, 1978 में 1978 में बैंक सेवा आयोग के विषय में बुलाया गया, विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। और तीसरी बार बुलाया गया 2002 में पोटा अधिनियम के विषय में। तो 3 बार बुलाया गया, 1961, 1978 और 2002, सिर्फ 3 बार। पूछे एक प्रश्न कि अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आप कहेंगे 3 बार, 61, 78 और 2002। ठीक है, कन्फर्म है आप? तो ये हो गया संयुक्त अधिवेशन बुलाना। अब संबोधन भी करता है, किसका? संसद का। कब कब करता है? तो नए चुनाव के बाद ठीक जो पहला अधिवेशन होता है, चुनाव खत्म हुआ, पहला अधिवेशन होगा, उस पहले अधिवेशन में संबोधन करता है। और प्रत्येक वर्ष संसद का जो पहला अधिवेशन होता है उसमें संबोधन करता है। तो ये 3 हो गए। आगे विधेयकों के विषय में इसको बहुत पावर है। जैसे कोई विधेयक राज्यसभा से पारित होता है, लोकसभा से पारित होता है। आप जानते हैं भाई कानून कैसे बनता है कि कोई लोकसभा से पारित हुआ विधेयक, राज्यसभा से पारित हुआ। अब संसद का अंग तो राष्ट्रपति भी है भाई। संसद का मतलब क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। केवल लोकसभा राज्यसभा तो है नहीं।
तो लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद बिल जाता है राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति महोदय की टेबल पे। तो जब बिल वहां पहुंचता है उनके सिग्नेचर के बाद वो कानून बनता है। तो जब बिल राष्ट्रपति भवन पहुंचा राष्ट्रपति जी के समक्ष, तो उनके पास 3 विकल्प होते हैं। कौन कौन से 3 विकल्प होते हैं? या तो वो बिल को स्वीकृति दे दें, बिल को स्वीकृति दे दें, 99% होता भी यही है, या वो पुनर्विचार के लिए वापस कर दें, उनको कुछ लगे कि हाँ पुनर्विचार की दोबारा आवश्यकता है और उसको वापस कर दें, या इसको रोक लें। अब देखिए यहां पे हम बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन कर देंगे। अगर स्वीकृति दे दी, कोई बिल जो लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ और उसको स्वीकृति दे दी, वो कानून बन गया, खेल खत्म हो गया उसका। अगर उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया, समझिए यहां पे शब्दों को ज्यादा समझिए, संविधान में लिखा हुआ पढ़िए कम, बोला हुआ सुनिए ज्यादा, क्योंकि वहां से प्रश्न आपके बनेंगे ज्यादा। पुनर्विचार के लिए वापस करा। अब अगर एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है, उसको ये अथॉरिटी है कि किसी भी बिल को जो उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा और लोकसभा से पारित किया हुआ, वो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। लेकिन एक बार वापस कर सकता है। अगर संसद दोबारा उसे बैक करती है वो राष्ट्रपति के पास, तो वो बाध्य है कि वो उसको पारित करेगा और कानून के रूप में उसको पास कर देगा। एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो 2 चीजें क्लियर हुई यहां आपको कि स्वीकृति कर सकता है और पुनर्विचार कर सकता है। रोक सकता है क्या हुआ, मतलब भाई स्वीकृति देनी थी स्वीकृत कर दिया, वापस करना था वापस कर दिया। रोकने की क्या स्थिति है? तो देखिए रोकने की स्थिति मित्रों ये है कि उसको ये स्पेशल अथॉरिटी, यहां पे मैंने शब्द भी लिखा हुआ है, यहां नहीं लिखा है, आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। एक वीटो पावर होती है। आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर होती है। तो वो वीटो पावर होती क्या है? वीटो पावर तो बहुत सारी होती है, उसमें से एक पॉकेट वीटो जो आपको स्पेशली पढ़नी है, वो पॉकेट वीटो यही होती है, यानी बिल को अपने पॉकेट में डाला। समझने के लिए, राष्ट्रपति के पास जब कोई बिल आता है तो उसको अपने पॉकेट में डाल लेता है, रोक लेता है, अर्थात ना तो स्वीकृति दी ना ही पुनर्विचार के लिए वापस किया। ऐसा करता कब है? कभी कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी बिल को प्रस्तुत करने में, किसी कानून को बनाने में संसद ने थोड़ी जल्दबाजी दिखाई है, और अगर उसे ऐसा लगता है कि यह बिल पूरी तरीके से संवैधानिक धरातल पे खरा नहीं उतरा है, कुछ राजनीतिक या किसी अन्य कारणवश जल्दबाजी से उस बिल को पास कराने का प्रयास किया गया है, या कुछ भी उसको राजनीतिक उसमें द्वेष नजर आता है, तो ऐसे बिल पे वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। और ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ कि रोक सकता है, तो विधेयकों को रोकना ही पॉकेट वीटो कहलाता है। बहुत विस्तार से आगे इसके विषय में पढ़ेंगे। तो ये होता है विधेयकों के विषय में, स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है और पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। देखिए बहुत ही जबरदस्त है ये। अनुच्छेद 143 ये कहता है, याद रखें मित्रों, यहाँ पर मेरे द्वारा त्रुटिवश राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के विषय में अनुच्छेद 143 बता दिया गया है, जबकि वास्तविक अनुच्छेद 123 है। और नीचे आप देखेंगे कि मेरे द्वारा राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति को अनुच्छेद 123 बता दिया गया है, जबकि वास्तविक अनुच्छेद 143 है। तो इसको आप इंटरचेंज करके पढ़ें। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत अगर संसद का सत्रावसान है, मतलब कोई हाउस नहीं चल रहा है, अपर हाउस या लोअर हाउस, और ऐसी स्थिति में यदि वो चाहता है कि किसी कानून का बनना आवश्यक है देश हित में, तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है 143 के अंतर्गत। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यूपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग, एफसी यानी कि वित्त आयोग, इन तीनों की रिपोर्ट्स भी संसद में राष्ट्रपति ही प्रस्तुत करता है या कराता है। ठीक है, तो ये इसकी विधायी शक्तियां हैं। कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां। वित्तीय शक्तियों पर आते हैं। देखिए वित्तीय शक्तियों में धन विधेयक, हमेशा ध्यान रखें, धन विधेयक एक होता है, वित्त विधेयक एक होता है, धन विधेयक। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत होता है। प्रश्न आता है कौन सा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत होता है? धन विधेयक। अनुच्छेद 109 में यह वर्णित है, आप अनुच्छेद भी याद रखें, 109 में इसका वर्णन है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत होता है। देखिए ज्यादातर तो बिल ऐसे होते हैं, 99% बिल ऐसे होते हैं जो लोकसभा से पास होते हैं, राज्यसभा से पास होते हैं, फिर राष्ट्रपति की टेबल पे पहुंचते हैं।
लेकिन बहुत सारे बिल ऐसे भी होते हैं जो पास होना ना होना ये बात का खेल है, पहले ही राष्ट्रपति की टेबल पे आ जाते हैं, और जब राष्ट्रपति कहते हैं कि हाँ इसको आगे बढ़ाया जाए, तब वो बिल आगे बढ़ना प्रारंभ होते हैं। जैसे एक तो आपने यहां पढ़ा अभी धन विधेयक, याद रखें धन विधेयक, एक तो यहां से ये भी प्रश्न आता है कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, और लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद राज्यसभा को मात्र 14 दिनों का अवसर मिलता है अपने विचार रखने के लिए। राज्यसभा द्वारा दिए गए विचारों को लोकसभा ग्रहण करने के लिए बाध्य ही नहीं है। ये सब आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में, लेकिन क्योंकि यहां पे जिक्र है तो आपकी समझ तभी विकसित होगी जब थोड़ा सा मेरे द्वारा बताया जाए। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 109 में यह वर्णित है। एक और आपको बता देता हूं, जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, संविधान संशोधन अक्सर होते रहते हैं, सारे संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पास किए जाते हैं या लागू किए जाते हैं। लोकसभा में, राज्यसभा में वो पारित कराए जाते हैं। तो धन विधेयक के विषय में याद रखें, वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है। वार्षिक वित्तीय विवरण को आप लोग बजट भी कहते हैं। संविधान में बजट नाम का कोई शब्द नहीं है, आम बोलचाल की भाषा में हम उसे बजट कहते हैं, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण यह 112 में वर्णित है। यह प्रस्तुत करना भी राष्ट्रपति महोदय का कार्य है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, इसका गठन भी राष्ट्रपति द्वारा होता है। आकस्मिक निधि की व्यवस्था, देखिए दो प्रकार की निधियां हैं। एक होती है संचित निधि, जिससे लगभग सभी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए महानुभावों के वेतन भत्ते ये सब दिए जाते हैं। और एक होती है आकस्मिक निधि, किसी आकस्मिक कार्य के लिए प्रयोग करने वाली, किसी आपातकाल के कार्य के लिए प्रयोग करने वाली। तो आकस्मिक निधि का जो वित्त होता है, आकस्मिक निधि की व्यवस्था भी अनुच्छेद 267 के द्वारा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है, ये याद रखें। न्यायिक शक्तियां, देखिए न्यायिक शक्तियों में मुख्य रूप से आपको जो याद रखना है, उच्चतम न्यायालय से के किसी भी विधि पर सलाह लेना, उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह लेना, अनुच्छेद 123 में यह लिखा हुआ है। यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी भी कानून के विषय में, किसी विधि के विषय में, किसी तथ्य के विषय में, किसी फैक्ट के विषय में उच्चतम न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। लेकिन अब जहाँ पे कथन कारण बन के या फिर स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें वो ऐसे देता है कि उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है, नंबर 1। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य है, नंबर 2। तो इस तरह से भी आता है, तो आपको अंदर घुस के पढ़ना जरूरी है। उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र है और उसका यह अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय उसको सलाह देगा विधियों पर यानी कानूनों पर और तथ्यों पर। लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह पर, परामर्श पर विचार करने के लिए या उसको मानने के लिए राष्ट्रपति परतंत्र नहीं है, यानी बाध्य नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, ये याद रखें। नियुक्तियां करता है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, और क्षमादान भी इसका एक राइट है। आपने पढ़ा है क्षमादान के विषय में, ये भी इसका एक राइट है, पहले चैप्टर में मेरे द्वारा बताया गया। आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियों के विषय में बहुत विस्तार से आप आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहां इतनी याद रखें कि 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन जो कि राज्यों में लगाया जाता है अनुच्छेद 356 और 365, बताता हूं भी 365, और वित्तीय आपातकाल 360 जो अभी तक हमारे देश में, भारतवर्ष में एक बार भी नहीं लगाया गया है। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन यानी राज्यों में अगर कोई शासन की विफलता होती है, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कोई एक पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा किसी दूसरी पार्टी को या किसी दूसरे सबसे बड़े दल को न्योता देने के बाद भी ऐसी संवैधानिक स्थिति उत्पन्न नहीं होती कि एक निश्चित कोटा के तहत सरकार चलाई जा सके, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राष्ट्रपति की तरफ से संबंधित राज्य का राज्यपाल उस पर्टिकुलर राज्य में शासन करता है। और 365 ये क्या लिखा हुआ है, देखिए 356 तो वो होता है जब राज्य की सरकारें सरकार चलाने में विफल हो जाती हैं, उन कारणों से जो कारण मैंने आपको बताए हैं। 365 एक अलग से प्रावधान करता है कि अगर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों
ध्यान से सुनिए, अगर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को राज्य अपने यहां लागू करने में हीला हवाली करता है और ऐसी स्थिति में लोगों के मूल अधिकारों का हनन होता है। मूल अधिकारों के हनन से मतलब यह है कि संविधान में आप आगे पढ़ेंगे, जब इन अनुच्छेदों के आसपास पहुंचेंगे तो आप पढ़ेंगे कि केंद्र को यह स्वतंत्रता है कि वो जो भी कानून बनाए वो अपने राज्य क्षेत्र यानी कि अपने संघ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त राज्यों में लागू करवाए। तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों पे अगर राज्य अपनी सहमति नहीं देता और राज्य उसके कानूनों को अपने राज्य में लागू नहीं कराता तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 365 के तहत भी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अब वह अपने विवेकाधिकार पर इस पे काम करता है कि यदि उसका विवेक है तो वो 365 लगाएगा, यदि विवेक नहीं है तो 365 नहीं लगाएगा, लेकिन उसके पास ये 365 की शक्ति होती है। अगर केंद्र के कानून को राज्य नहीं मानता, अपने यहां नहीं लागू करता, तो वो अनुच्छेद 365 के तहत भी राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और वित्तीय आपातकाल 360। तो ये प्रमुख शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। दो शक्तियां और आपको यहां पढ़नी है। एक कूटनीतिक शक्ति, कूटनीतिक जैसा कि आप शब्द से ही समझ रहे हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संधियों से संबंधित शब्द है। तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौतों में राष्ट्रपति के नाम का ही प्रयोग किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के ही नाम से अंतर्राष्ट्रीय संधियां होंगी, अंतर्राष्ट्रीय समझौते होंगे। लेकिन यहां पे यह ध्यान देने और याद रखने योग्य बात है कि संसद की अनुमति से ही यह सब होगा। लिखा भी है मैंने यहां, राष्ट्रपति, अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, लेकिन संसद की पूर्व अनुमति में। राष्ट्रपति को स्वयं में अधिकार नहीं है कि किसी भी देश में जाके संधि कर ले, संसद की अनुमति आवश्यक है। सैन्य शक्ति होती है, सारे सेनाओं का सेनापति होता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। तीनों सेनाओं का हेड होता है राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का हेड होता है और तीनों सेनाओं के मुखियों की नियुक्ति भी, यानी थल सेना, जल सेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो ये राष्ट्रपति के शक्तियों के विषय में विस्तार से मैंने आपको बताया है। देखिए, यहां से लगभग प्रत्येक लाइन से एक क्वेश्चन आपके पीटी में तो आता ही है। मेंस के लिए ये बहुत झमकीला क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछता है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को पर विस्तार से समझाइए, राष्ट्रपति की शक्तियों पर टिप्पणी करिए। और मेंस में कई बार, लगभग हर दूसरे तीसरे वर्ष इस पे प्रश्न आता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। और राष्ट्रपति पर 2 लेक्चर हैं, एक पहला लेक्चर है, ये दूसरा लेक्चर है राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित। इन 2 लेक्चर से बाहर राष्ट्रपति से कुछ भी नहीं आना है। दोनों लेक्चर्स को, जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है, मैं इस लेक्चर में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, और पहला लेक्चर भी देखें। इन दोनों लेक्चर्स को बहुत ही थारोली देखें, नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, 1 से 2 रिवीजन मारें, प्रैक्टिस करें। देखिए, आप पढ़ कितना भी लें इसको, जब तक आप ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको चीज़ें उतनी सहजता से याद नहीं होती। क्योंकि आप जब पीटी में बैठेंगे, जब प्रारंभिक परीक्षा में बैठेंगे, तो आपसे ये लिखवाएगा थोड़ी, वो तो सीधे सीधे आपको देगा कि इन 4 में से किस एक की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता। अब आप पढ़ के तो पूरा जखीरा गए हैं, लेकिन आपने ऑब्जेक्टिव के रूप में वो नहीं पढ़ा है। तो इस चीज़ की उम्मीद काफ़ी रहती है, गुंजाइश रहती है कि आप बहुत पढ़ने के बाद भी भूल जाएं। तो पहले नोट्स बनाएं, थरोली पढ़ें, रिवीजन करें 1 से 2 बार, फिर उसको ऑब्जेक्टिव्स में भी सॉल्व करें। चलिए, बहुत जल्दी दोबारा आपके सामने उपस्थित होता हूं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नमस्कार।